Hello and welcome to Law Gurukul. Our today's topic is various doctrines in Indian Constitution. This is the third lecture of Indian Constitution और आज के वीडियो में हम उन डॉक्ट्रिन्स को पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से। हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था कि 5 डॉक्ट्रिन्स है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करते हैं। First is doctrine of harmonious construction, doctrine of pith and substance, doctrine of ancillary power, doctrine of colorable legislation, doctrine of territorial nexus. आज के वीडियो में हम इन 5 डॉक्ट्रिन्स को वन बाय वन समझेंगे विद इंपॉर्टेंट केस लॉज। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। These list contains different subject matter in relation to legislative distribution of power. पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये 3 लिस्ट बनाए गए हैं। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उनसे रिलेटेड लॉज स्टेट बनाएगा। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड है उनसे रिलेटेड जो भी लॉज है वो यूनियन यानी सेंटर बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स को यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसमें एक लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है वो दूसरी लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर को ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि ये जो लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर्स है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, किसी न किसी तरह से ये जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो एक दूसरे से रिलेट कर जाते हैं। तो ऐसे में कुछ लॉज ऐसे हैं जो एक लिस्ट के लॉ जो है वो दूसरे लिस्ट के लॉ को ओवरलैप कर जाता है। ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करती है। दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स that the words in entries should be given wide interpretation and the court is entitled to maintain harmony between lists. ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करती है और दोनों ही इस लिस्ट में जो एंट्रीज मेंशन्ड है उनको प्रॉपरली इंटरप्रेट करती है और उनको वाइडली इंटरप्रेट करती है, और फिर उन दोनों लिस्ट में जो लॉज है उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करते हुए जजमेंट पास करती है। सो दिस इज बेसिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जो कि दोनों लिस्ट के लॉ में बैलेंस क्रिएट करता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि दोनों लिस्ट के लॉज में एक बैलेंस क्रिएट करना। यहाँ पे किसी को सुप्रीमेसी नहीं दी जा रही है, यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है। दोनों लिस्ट के लॉज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको वाइडली इंटरप्रेट करता है लॉ को, और उसके बाद दोनों ही लॉज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके जजमेंट पास करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस का क्लियर मीनिंग होता है ट्रू नेचर ऑफ लॉ। ये कई बार मैच द कॉलम में भी आता है कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन लिख दिया जाता है और नेक्स्ट कॉलम में ये वन वर्ड वाला मीनिंग लिखा रहता है और आपको मैच करना होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, तो क्लियरली इसका मीनिंग होता है ट्रू नेचर ऑफ लॉ। In situation when any conflict arises between the union and state relating to the subject matter in list of Schedule 7, this doctrine is applied. जब भी स्टेट और यूनियन लिस्ट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, शेड्यूल 7 के जो लिस्ट है उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तब ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई किया जाता है। इफ इट इज इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड व्हाट विल प्रिवेल। सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे वो सबसे पहले ये देखे कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कौन सा पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो है वो लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी जो लॉ पब्लिक को ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, जो ज़्यादा पब्लिक के इंटरेस्ट में है, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट प्रिवेल करेगी और दूसरी लॉ को सुपरसेट कर देगी। सो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, जिसमें लॉ के ट्रू नेचर को समझा जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन दिया जाता है। The very main purpose behind this doctrine is to determine under which list the subject matter will fall. यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड कर रही है, लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट बेनिफिट्स को देखते हुए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड है वो किस लिस्ट में जाना चाहिए। यानी उस लिस्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड जो लॉ है वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा या यूनियन या फिर सेंटर बनाएगा। इससे रिलेटेड जो केस लॉज है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये पिथ सब्सटेंस से रिलेटेड 2 केस लॉज है, इनका नाम भी याद रखिएगा। द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अनदर वर्सेस F.N. बलसारा, एंड द सेकंड वन इज जमीर शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
इन सभी टॉपिक्स को विद केस लॉज आप अपने कॉपी में, नोटबुक में इसे नोट डाउन करिए और इसे डेली रिवाइज करोगे तो ये केस लॉज आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे. नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलियरी पावर. It is related to the powers to legislate on a subject which is incidental to other. जो डॉक्ट्रिन ऑफ पेथ एंड सब्सटेंस हमने पढ़ा, ये जस्ट उसका एडिशन है. इस डॉक्ट्रिन में ये कह रहा है कि जो पावर है लेजिस्लेट करने की मेन सब्जेक्ट का, ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट मैटर है तो ऐसे में क्या होगा. यानी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो लिस्ट में जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे पे इफेक्ट भी करते हैं और उन पे डिपेंड भी होते हैं. ठीक है, तो एनी सब्जेक्ट मैटर विच इज एंटर्ड इन अ स्टेट लिस्ट में इंसिडेंटली अफेक्ट अदर मैटर इन अ यूनियन लिस्ट. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड है जिसका इफेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे पड़ता है. तो ऐसे में क्या होगा. This doctrine says that if the matter in state list is only incidental in nature, यानी जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो यूनियन लिस्ट में आता है बट उसके इफेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट पर पड़ रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है. स्टेट जो है वो अपने इंसिडेंटल वाले टॉपिक पे लॉ बना सकता है. बट अगर स्टेट लेजिस्लेशन में कोई ऐसा टॉपिक है जो मेन है और उसका इफेक्ट जो है वो यूनियन लेजिस्लेशन की लिस्ट पर पड़ रहा है, तब क्या होगा. तब स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो मेन पावर यूनियन के पास है, इसलिए यूनियन लिस्ट का जो लॉ है वो ही एप्लीकेबल होगा. So this is the doctrine of ancillary power. The case laws for this is Prafulla Kumar Mukherjee versus the Bank of Commerce. Next is doctrine of colorable legislation. Simply it means that what cannot be done directly cannot be done indirectly too. किसी चीज़ को अगर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो इसका क्लियर मतलब ये है कि हम उसे इनडायरेक्टली भी नहीं कर सक रहे हैं. यानी कलरेबल लेजिस्लेशन आपको वैसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को कलर कर देना, यानी जो उसका एक्चुअल रूप है उसे कलर करके वापस से रिप्रेजेंट करना. तो अगर मैं उसे डायरेक्टली ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो अगर आप उसको कलर करके मेरे सामने प्रेजेंट करोगे तो भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी. तो ये जो डॉक्ट्रिन है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है. एक लीगल मैक्सिम है, क्वांडो लिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिकम. ये जो कंसेप्ट है वो इसी लीगल मैक्सिम से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है विच इज़ प्रोहिबिटेड डायरेक्टली इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली. ओके, सेम थिंग, जो हमें डायरेक्टली जो चीज़ करने के लिए मना किया गया है उसे हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं. ओके, दिस इज अ नेगेटिव substance. When a legislature does not possesses power to make law on a particular subject, it cannot make laws on it indirectly. अब ये लिस्ट के लॉज पर कैसे अप्लाई होता है वो देखिए. अगर स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें लॉ बनाने की जो पावर है वो यूनियन के पास नहीं है, या फिर आप ऐसा समझो कि यूनियन के लिस्ट में कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड लॉ बनाने की पावर स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई करके स्टेट जो है वो इनडायरेक्टली लॉ नहीं बना सकती हैं. ओके, यानी लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड है आपको उन पर ही लॉज बनाने हैं. अगर आप इनडायरेक्टली यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट मैटर है उन पे लॉ बनाने की कोशिश करोगे तो द सुप्रीम कोर्ट विल अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन और उन लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. The important case laws for this is KC Gajapati Narayana Dev versus State of Orissa. Doctrine of Territorial Nexus. Article 245 ये कहता है that state legislature can make laws for the state and parliament can make law for the whole India. ये हमने पहले पढ़ा है कि आर्टिकल 245 ये कहता है कि जो स्टेट है वो जो लॉ बनाएगा वो अपनी स्टेट के टेरिटरी के अंदर ही एप्लीकेबल होगा, और जो पार्लियामेंट है यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो होल इंडिया के लिए लॉ बना सकता है. एनी लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड ओनली ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. बट ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ को हम सिर्फ इसलिए इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि उसकी जुरिसडिक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एरिया पे है. ठीक है, For extraterritorial laws, this doctrine is applied to check connection between the state and object of legislation. अगर कोई ऐसा लॉ है जो ऐसा लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज है, यानी कि वो स्टेट के टेरिटरी के बाहर के एरियाज पर भी वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिकल 245 के ग्राउंड पर हम उन लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे. ओके, द सुप्रीम कोर्ट विल अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. और इस डॉक्ट्रिन के अंडर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा और स्टेट और जो लेजिस्लेशन लॉ का जो ऑब्जेक्ट है उसे दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टेट लॉज है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एरियाज पर भी एप्लीकेबल हो, तो वो लॉज वैलिड माने जाएंगे, इनवैलिड नहीं. इससे रिलेटेड केस लॉज है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इन डॉक्ट्रिन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो या तो केस लॉज पर आते हैं या फिर इनके डायरेक्ट मीनिंग पर आते हैं. ओके, सो इनके आप कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे और इनसे रिलेटेड जो एक दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उन्हें आप याद कर लोगे तो ये डॉक्ट्रिन्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और डॉक्ट्रिन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू सून विद द न्यू वन विद न्यू इंटरेस्टेड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक.